इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं जो कि अभी एक मार्केट के अंदर अपने हाथ में किसी चीज को छुपाकर चल रहा था। हमें जानने को मिलता है कि ये आदमी असल में फोर एम्बलम ग्रुप का आखिरी बचा हुआ मेंबर है। ये वही ग्रुप है जिसकी वैंगलिंग से अभी दुश्मनी चल रही है। अब इस आदमी के हाथ में जो चीज थी वो असल में एक सोल पीस है, मतलब वो किसी की सोल है। इस आदमी ने उसकी सोल ढूंढ ली, इस वजह से वो सोल यहाँ पर इस आदमी को थैंक यू कह रही थी। और वो जिस भी आदमी की सोल थी वो बॉडी का डिमांड कर रहा था। उसे जल्द से जल्द एक बॉडी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही बड़ी प्लान को अंजाम देने वाले हैं। इस पर वो फोर एम्बलम ग्रुप का मेंबर कहता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल सही जगह पर आया हूँ। मास्टर ने कहा था कि अगर हम कभी भी किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएं तो मुझे यहीं आना है। अब यहाँ पर आकर वो एक बिल्डिंग के गेट को नॉक करता है। उस बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी आता है जिसने गेट नहीं खोला था। वो अंदर से ही उन्हें देखता है और पहचान जाता है। वो वापस अंदर जाता है और इसके बाद अपने साथ एक चमकदार चीज लेकर आता है। वो इस फोर एम्बलम के मेंबर को वो चीज दे देता है, जिसके बाद ये यहाँ से चला गया था। हम कुछ देर बाद देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर वैंगलिंग भी आता है। वो भी उसी बिल्डिंग के सामने आकर वहाँ के गेट को नॉक करता है। अब इस बार भी वो आदमी बाहर आया था। वो वैंगलिंग को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गया था और चुपचाप वापस अंदर चला गया था। कुछ देर में वो वापस लौट के आता है और उसके हाथ में एक चिप्स नूडल्स का पैकेट था। वो वैंगलिंग को चिप्स नूडल्स दे देता है, जिसके बाद वैंगलिंग वहाँ से चुपचाप चला जाता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम जुओ को देखते हैं। वो अभी अपने एक सीनियर के पास आया हुआ था। उसका सीनियर अभी किसी से फोन पर बात कर रहा था। वो जिससे भी बात कर रहा था वो उससे बताता है कि हमने फोर एम्बलम ग्रुप के 3 मेंबर्स को हरा दिया है और उन्हें पकड़ लिया है। वैसे तो वो तीनों ही मारे जा चुके हैं। यहाँ पर वो आदमी अभी जुओ की बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि भले ही उन तीनों को वैंगलिंग ने हराया हो, लेकिन सारा क्रेडिट हर बार की तरह जुओ को ही मिला था। जुओ कहता है कि आपको मेरी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, पर वो आदमी कहने लगता है कि तुम तारीफ के काबिल हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर वो फोन रखता है, जिसके बाद जुओ उसे एक मैप दिखाता है। ये मैप असल में एक दूसरे रियम का था और जुओ बताता है कि ये उसे फोर एम्बलम के किसी मेंबर के पास से मिला। इसका मतलब फोर एम्बलम वाले लोगों के पास उस दूसरे रियम में जाने का पूरा मैप है। इस पर वो आदमी हैरान था, पर अब जुओ कहने लगता है कि हमें हैरान नहीं होना चाहिए। आखिर फोर एम्बलम ग्रुप का लीडर चेन नानजुआन खुद इतने बड़े मास्टर का स्टूडेंट है। अब हमें जानने को मिलता है कि असल में वैंगलिंग के स्कूल में जो स्वॉर्ड मास्टर आए हैं और उनके जो मास्टर हैं उन्होंने ही चेन नानजुआन को सिखाया है। और ये जो भी एम्बलम ग्रुप के जो 4 मेंबर्स थे वो असल में नैन नानजुआन के डिसाइपल हैं, मतलब उसके अंडर काम करते हैं। अभी यहाँ पर अभी जुओ एक और होलोग्राम दिखाता है जो कि असल में एक पपेट का था। ये पपेट बहुत ही पुराना है। इन पपेट के थ्रू वो लोग कुछ भी करवा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के ऊपर हमला करवाना हो तो ये पपेट बिल्कुल आर्मी की तरह काम करती है। ये देखकर वो सामने बैठा हुआ आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान था। वो कहने लगता था कि कहीं फोर एम्बलम ग्रुप के उस आखिरी मेंबर के पास ये पपेट ना आ जाए, मगर जुओ बताता है कि वो इन्हीं की तलाश में है, वो इन्हीं के थ्रू हम पर हमला कर सकता है। अब वो आदमी कहने लगता है कि अगर वो सच में इन पपेट का यूज करेगा तो हमें पहले से तैयार होकर रहना पड़ेगा, वरना हम कुछ नहीं कर सकते। और अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि आखिर उसके पास इस तरह के कितने पपेट्स हैं। अब इस चीज की तैयारी करने के लिए जुओ ने तुरंत ही फैक्शन सिस्ट्री को ये बात बता दी थी। अभी टीचर वैंगलिंग पेन और स्वॉर्ड मास्टर को बुलाकर इस चीज के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। टीचर वैंग कहते हैं कि फोर एम्बलम ग्रुप जरूर ये काम कर सकता है हमारे लिए। सबसे पहले बच्चों को हमें घर भेजने की तैयारी करनी चाहिए क्योंकि मुझे खबर मिली है कि इनके पास पपेट्स हैं और ये वही पपेट्स हैं जिन्हें बहुत पुराने एंशिएंट पपेट मास्टर ने बनाया है। ये सुनकर मिस पेन अभी थोड़ी सी हैरान थी। वो पूछती है कि आखिर ये किस लेवल के हैं कि उनके पास पपेट्स हैं। तो इस पर स्वॉर्ड मास्टर बताने लगते हैं कि उनका लेवल हम सबसे ज्यादा है। ये चीज सुनकर मिस पेन और ज्यादा शॉक हो गई थी और कहने लगती है कि तो फिर बच्चों को तुरंत ही घर भेजना चाहिए, मगर हम भी उनसे नहीं लड़ सकते। अगर वो हमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो फिर हम क्या करेंगे। इस चीज पर स्वॉर्ड मास्टर कहने लगते हैं कि आप तो कमाल कर रही हो, जब मैं यहाँ पर हूँ फिर आप इतना क्यों डर रही हो। हम बच्चों को कहीं नहीं भेजेंगे क्योंकि हम उन्हें रोक सकते हैं, वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, हम उन्हें हरा देंगे। पर इस पर मिस पेन को भरोसा नहीं था। वो कहती है कि लेकिन हमें बच्चों की सेफ्टी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब स्वॉर्ड मास्टर कहने लगते हैं कि आप वही बात कर रही हो जिससे मुझे लग रहा था कि आपको मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हाँ सही बात है, मैं बुरा हो चुका हूँ तो आपको मुझ पर भरोसा करना भी नहीं चाहिए। लेकिन इसके बाद वो खड़े होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही तेजी से रिलीज करते हैं। इस स्पिरिचुअल पावर की वजह से अचानक से उनकी एज कम होने लगती है। वो पहले जैसे हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकती हो। वो सभी लोग उन्हें देखकर शॉक थे। हम देखते हैं कि वहाँ पर फैक्शन 60 के हेड भी बैठे हुए थे। वो कहते हैं कि
कमाल है, ऐसा रूप आपका मैंने बहुत टाइम बाद देखा है। अब यहाँ पर हेड कहने लगते हैं कि सही बात है, हम बच्चों को वापस घर नहीं भेजेंगे, हमें इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए। हम उन्हें वहाँ फैक्शन 60 के सामने खड़ा कर सकते हैं। वो जानते थे कि उनके ऊपर हमला होगा तो बच्चे उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी बहुत ताकत है। अगर वो उनके एनर्जी का यूज करें तो वो बहुत ही ज्यादा पावर से या तो अटैक कर सकते हैं या डिफेंस कर सकते हैं। अब सबसे पहले बच्चों को ये बात बतानी थी कि उनके ऊपर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। वो तुरंत ही मिस पेन से कहते हैं कि वो क्लास में जाकर सभी को इस बारे में बताएं। अब सीन चेंज होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस पेन वहाँ क्लासरूम में आ चुकी थी। यहाँ पर आकर वो सभी को एक एम्बलम देती है और कहती है कि ये 4 एम्बलम ग्रुप है, जिसे कि 4 एम्बलम फैक्शन भी कहा जाता है। उन्होंने हमें चैलेंज किया है लड़ाई के लिए। वो इस तरह से बता रही थी कि जिससे किसी को एक बड़ा खतरा ना लगे, और यहाँ पर वो उतनी ज्यादा डिटेल नहीं बताती जितने की उन्हें पता है। अब 4 एम्बलम ग्रुप फेमस है और इसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी यहाँ पर और किसी को नहीं बल्कि गोहाओ को है। उसे ये भी जानकारी है कि असल में फैक्शंस 4 लेवल में बांटे हुए हैं। उनका जो फैक्शन 60 है वो सबसे कम लेवल का है, और जो 4 एम्बलम फैक्शन है वो सबसे हाई लेवल का, सबसे हाई तो नहीं कह सकते मगर फिर भी उनसे ज्यादा का है। और अब उन्होंने इन्हें चैलेंज किया है, जो कि एक तरह से देखा जाए तो फेयर नहीं है, पर ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो चैलेंज नहीं कर सकते, और ये डायरेक्ट वॉर के लिए चैलेंज है। इस वजह से उनके फैक्शन 60 को तैयार होना ही होगा। ऐसा नहीं है कि ये मना कर दें। अभी सब बच्चे सुनकर शॉक थे। अब बाकी लोग पूछते हैं कि आखिर ये 4 एम्बलम फैक्शन कौन सी रैंक पर है, मतलब लेवल पर है। तो यहाँ पर वैंगलिंग कहने लगता है कि वो स्काई पर है, जो कि एक लेवल के हिसाब से अच्छा खासा लेवल है। इस वजह से सभी डर गए थे। वो कह रहे थे कि इसका मतलब अब हम उसे नहीं हरा सकते। तभी मिस पैन कहती है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, हम उनसे लड़ेंगे, भले ही फिर हम हार क्यों ना जाएं। और अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम हारेंगे, हम उन्हें जरूर हराएंगे। अब वहाँ पर माहौल थोड़ा इमोशनल होने लगा था। सभी बच्चे उदास थे, लेकिन उनके अंदर एक रिस्पेक्ट आ गई थी कि हाँ वो लड़ेंगे। तभी मिस पैन उन्हें होमवर्क दे देती है। वो कहती है कि तुम्हें घर से 5 पेज का ऐसे लिख के लाना है। इस टॉपिक ये सुनकर बच्चे अब असलियत में दुखी हो चुके थे। तभी मिस पैन कहती है कि पहले हमें डिफेंस के लिए तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम अटैक मोड में तो कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे, पर हम डिफेंस अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है। हम आते हैं डेजर्ट के अंदर, जहाँ पर अभी वो 4 एम्बलम ग्रुप के आखिरी मेंबर उस सोल पीस को लेकर जा रहा था। यहाँ पर उस आदमी के पास एक फ्लैग था। वो उस फ्लैग को हवा में फेंकता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो फ्लैग डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद अचानक से उसके अंदर से बहुत सारे पपेट बाहर निकल कर आते हैं। वो फ्लैग बिल्कुल एक स्टोरेज फ्लैग की तरह था। असल में स्टोरेज बैग होता है, लेकिन उसके पास स्टोरेज फ्लैग है। अब वो उनमें से एक पपेट को तैयार करता है और सामने अटैक करने को कहता है। वो पपेट जैसे ही अटैक करती है तो हम देखते हैं कि उसकी आवाज से एक बहुत ही तेज स्पिरिचुअल एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था। ये ब्लास्ट जो था उसकी एनर्जी वहाँ बहुत ही तेजी से फैलती है। इसको एक सैटेलाइट के थ्रू जांच लिया गया था। वहाँ पर जो काम करती है वो लड़की तुरंत ही जाओ को फोन लगाते हुए बताती है कि हमने डेजर्ट एरिया में अंदर एक स्पिरिचुअल एनर्जी के फोर्स को डिटेक्ट किया है, और हमें पता चल चुका है कि असल में ये वही पपेट है जो कि वो 4 एम्बलम ग्रुप के मेंबर्स यूज करने वाले हैं। और सभी ये सीधा ही फैक्शन 60 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जू कहता है ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही काम की है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि एक बर्ड के साथ बात कर रही थी, वो डिसाइड करती है कि वो फैक्शन 60 की मदद करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर हम स्क्रीन के ऊपर योशिको को भी देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा एपिसोड बाद दिखाई दी है। ये अभी इस लड़की से बात कर रही थी। वैसे इसके बाद ये लड़की यहाँ अपने साथियों को भेज देती है फैक्शन 60 की मदद करने के लिए। अब यहाँ से फिर से सीन चेंज होता है और हम थंडरलॉर्ड को देखते हैं। इसे भी हमने बहुत ही एपिसोड बाद देखा है। ये अभी अपनी साथियों से बात कर रहा था कि किस तरह से 4 एम्बलम ग्रुप वाले ने फैक्शन 60 के ऊपर कई बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन जू ने उन्हें रोक दिया। लेकिन अब 4 एम्बलम ग्रुप के मेंबर्स फिर से फैक्शन 60 को चैलेंज करते हुए हमला करने वाले हैं। इसके लिए वो उनकी मदद करने जा रहा है, और वो अपने साथियों से भी कहता है कि हम सभी को उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि फैक्शन 60 और 4 एम्बलम फैक्शन की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है। अब एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हम आ जाते हैं फैक्शन 60 के अंदर, जहाँ पर टीचर वोंग अभी सभी स्टूडेंट से कह रहे थे कि तो आप लोग को मिस पेन ने वो डिफेंस टेक्निक सिखा दी होगी, अब हम उसका इस्तेमाल करने वाले हैं और खुद की रक्षा करनी है। और उसके बाद वो सभी स्टूडेंट उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं। ये बैरियर बहुत ही पावर के साथ क्रिएट किया गया था। यहाँ पर वैंग लिंग भी अभी उसके ऊपर अपनी एनर्जी डाल रहा था, लेकिन जैसे ही वो बैरियर क्रिएट होता है तो अचानक से वो वहाँ से गायब होकर बाहर आ जाता है। वो अभी एक पेड़ के ऊपर आ गया था, जहाँ पर उसकी सोल स्पिरिट कह रही थी कि मुझे
फील हो रहा है कि वो पपेट बहुत ही जल्द यहाँ पहुँचते होंगे। वैंगलिंग कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उन्हीं के लिए यहाँ पर तैयार हूँ। यहाँ बैरियर के अंदर हम देखते हैं कि अभी सब जब उस बैरियर पर एनर्जी डाल रहे थे तभी अचानक से सनरोंग ओवर एनर्जी की वजह से नीचे गिर जाती है। उसने कुछ ज्यादा ही एनर्जी डाल दी थी। अभी लिन उसे संभालती है। यहाँ पर सनरोंग कह रही थी कि वैंगलिंग यहाँ से जा तो चुका है, लेकिन सच में क्या वो फोर एम्बलम फैक्शन के उस आदमी को रोक पाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पर लिन कहती है कि हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। अब वो दोनों खड़े होकर फिर से एनर्जी डालने वाले थे उस बैरियर पर। इतने में ही उन्हें फील होता है कि कोई उनके पीछे खड़ा हुआ है। वो जैसे ही पीछे देखते हैं तो एकदम से घबरा जाते हैं, मगर वहाँ पर कोई नहीं बल्कि फ्रॉगी था। हम देखते हैं कि फ्रॉगी अभी और भी कई सारे डॉग्स के साथ वहाँ पर आया हुआ था, जो असल में डॉग्स नहीं है, वो उसके डीमन साथी हैं। वो सभी यहाँ पर इन लोगों की मदद करने के लिए आए थे। फ्रॉगी कहता है कि मैं बहुत ही टाइम से तुम लोगों के साथ में हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं भी फैक्शन सिस्ट्री का एक मेंबर बन चुका हूँ। इस वजह से इसे प्रोटेक्ट करना मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। तो वो तुरंत ही उस बैरियर के ऊपर अपनी एनर्जी डालना लगता है। साथ ही यहाँ पर उसके जो साथी लोग थे वो भी उस बैरियर पर एनर्जी डालना शुरू कर दिए थे, जिस वजह से उस बैरियर का डिफेंस और लेयर और ज्यादा मोटी हो जाती है। अब इस बैरियर को नॉर्मली डिस्ट्रॉय कर पाना नामुमकिन हो गया था। वो सारे पपेट भी ये बात जानते थे और साथ ही साथ फोर एम्बलम ग्रुप का वो आखिरी मेंबर भी ये बात जानता था। इस वजह से वो उन पपेट्स डायरेक्ट अटैक का ऑर्डर दे देता है। वो सारे पपेट सीधा जाकर उस बैरियर से टकरा रहे थे, लेकिन फिर भी इससे बैरियर को फर्क नहीं पड़ रहा था। और वो आखिरी मेंबर ये तो जानता ही है कि ये बैरियर हमेशा बना नहीं रह सकता, लेकिन उसके पास पपेट की गिनती बहुत ही ज्यादा है। अब हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर स्वॉर्ड मास्टर आ जाते हैं, जो कि उस आदमी को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे पास एक और मौका है सुधरने का। तुम अभी अपने अटैक्स को रोक दो और इन पपेट्स को वापस रख लो, इससे मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। पर इस पर वो आदमी हंसने लगता है और कहता है कि ओल्ड मैन आप क्या कह रहे हो। और साथ ही साथ इसके बाद वो ओल्ड मैन यानी कि स्वॉर्ड मास्टर की तरफ अपने एक पपेट से हमला भी कर रहा था, पर स्वॉर्ड मास्टर ने उसके अटैक को अपनी उंगली से ही इतनी आसानी से खत्म कर दिया था जैसे कि वो उनके लिए कोई बड़ी बात ना हो। अब यहाँ पर उस आदमी ने भी स्वॉर्ड मास्टर को पहचान लिया था। स्वॉर्ड मास्टर फिर से उससे कहते हैं कि अभी भी रुक जाओ, पर वो आदमी कहने लगता है कि नहीं, आपने मेरा एक पपेट को क्या रोक लिया। आपको क्या लगता है कि आप मुझे रोक सकते हो? आपको नहीं पता कि मैं यहाँ कितना तैयारी के साथ आया हूँ। मैं अपने बाकी साथियों जैसा नहीं हूँ। यहाँ दूसरी तरफ अभी स्वॉर्ड स्पिरिट वैंगलिंग से कह रही थी कि इसका वक्त आ चुका है, अब हमें एपिसोड को ज्यादा नहीं लंबा खींचना चाहिए। जिसके बाद वो तुरंत ही वैंगलिंग के पावर के साथ कंबाइन होते हुए यहाँ वे ऑफ हेवन का यूज करते हैं। उन दोनों की जो वे ऑफ हेवन की पावर थी उन्होंने उसे बहुत ही कम रखा था, पर यहाँ इससे पहले तो स्वॉर्ड मास्टर महसूस करते हैं और उसके बाद जब वो वेव फैलती है उस वेव के कारण वो फोर एम्बलम ग्रुप का मेंबर दूर फेंकने लगता है। उसी दौरान हम देखते हैं कि इस वेव के कारण पहले जो जितने भी पपेट्स थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। इसके बाद वो जो स्पिरिट थी जिसके लिए वो आखिरी मेंबर एक बॉडी ढूंढ रहा था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही जो उस आदमी ने एक फॉर्मेशन क्रिएट किया था वो भी खत्म हो जाता है। अब वो आदमी बचा हुआ था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन अचानक से उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था और वो हवा से ही नीचे गिरने लगता है। तभी वहाँ बैरियर के अंदर से टीचर वोंग बाहर आ चुके थे। वो बाहर आकर स्वॉर्ड मास्टर को देखते हैं और उनकी तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं कि आप तो सच में कमाल के हो, आपने इसे अकेले खत्म कर दिया। हम फालतू में डर रहे थे और माफ करिएगा कि हमने आपकी काबिलियत पर शक किया। अब स्वॉर्ड मास्टर सोच रहे थे कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम अपनी पावर दिखाओगे, लेकिन मुझे लगा था कि तुम इतना छुपकर पावर दिखाओगे कि किसी को पता ना चले। अभी स्वॉर्ड मास्टर को ये बात नहीं पता थी कि आखिर ये एनर्जी यूज किसने की। वो पीछे की तरफ देख रहे थे, पर उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जो इनका सक्सेसर बनने के लिए लायक तो है, लेकिन फिर भी उनसे छुप रहा है। वैसे अब फोर एम्बलम ग्रुप हार चुका है, इस वजह से वहाँ उनकी जो जगह है उस जगह को सील करने का काम लिया जाता है। ये काम जुओ अपने एक साथी को देता है। वो लड़की वहाँ पर जाती है, उस पूरी जगह को स्पिरिचुअल तालिस्मान से सील करती है और उसके बाद जब ये पूरी प्रोसेस पूरी हो जाती है तो वो लौटते हुए जुओ को कॉल करते हुए बताती है कि ये सारा काम हो चुका है, उन्होंने उस जगह को सील कर दिया है और अब यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। जुगो और उसके ग्रुप के अलावा अभी यहाँ पर जुओ ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो जानता था कि ये शांति ज्यादा दिनों तक नहीं बनी रहने वाली। वैसे इस तरफ हम देखते हैं कि अभी वो लड़की खुश थी। उसके हाथ में एक टूल था जो कि उसे थंडर लॉर्ड ने दिया था। वो कह रही थी कि इस डिवाइस की मदद से मैं इस जगह को
प्रोटेक्ट कर सकती हूँ और अब वैसे भी शांति आ चुकी है, तो अब चिंता की बात नहीं थी। लेकिन अचानक से एक बहुत ही तेज धमाका होता है, जिस वजह से पहले तो वो सिग्नल कट जाते हैं और अब जुओ शॉक था कि आखिर अभी क्या हुआ। इस तरफ हम देखते हैं कि धमाके के बाद वहाँ उस जगह से एक आदमी बाहर आता है जो कि किसी स्पिरिचुअल चेन में बंधा हुआ था। वो उन चैनों को तोड़ते हुए कहता है कि ये लोग भी पागल हैं। उन्होंने 4 एम्बलम ग्रुप का नाम सुनकर ये मान लिया कि इसमें सिर्फ 4 मेंबर्स हैं। अभी हमें इसके बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं बताया जाता, पर हम देखते हैं कि देखकर हमें समझ चुके हैं कि ये इनका 5वां साथी है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें सनरोंग को दिखाया जाता है। वो अभी अपने घर पर थी और अभी क्रिस्पी नूडल्स के पैकेट को अपने हाथ में रखे हुए थे। अगर आपको याद हो तो बहुत टाइम पहले वैंग लिंग ने यही क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट सनरोंग को दिया था। अब सनरोंग के लिए ये तो एक ट्रेजर की तरह है, इस वजह से वो इसे खाना नहीं चाहती। अब पहले तो वो थोड़ा सोचती है और इसके बाद अब वहाँ से निकल पड़ती है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि अब वो अपनी सिटी की एक बहुत ही फेमस और ज्यादा सिक्योर्ड बैंक में आ चुकी थी। ये वहाँ का रिजर्व बैंक है जिसे गवर्नमेंट चलाती है और इससे ज्यादा सेफ जगह वहाँ पर और कुछ नहीं हो सकती। यहाँ आने के बाद अभी वो वहाँ के मैनेजर से मिलती है जो कि तुरंत ही उसे सबसे सेफ बंकर में ले जाते हैं। हमें जानने को मिलता है कि उसका जो गेट है वहाँ पर 2 स्टोन लगते हैं, एक यिंग स्टोन और यांग स्टोन। इन दोनों स्टोन के बिना इस बंकर के गेट को खोल पाना नामुमकिन है। अब बंकर का गेट खुल जाता है और जब वो अंदर जाते हैं तो हमें जानने को मिलता है कि इस बंकर के अंदर कई सारे फ्लोर हैं जहाँ पर लोग अपनी कीमती चीजें रखते हैं। वैसे यहाँ पर सिर्फ उन्हीं चीजें को रख सकते हैं जो सच में रेयर हो, या फिर वो चीजें किसी बड़ी फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए, या फिर ऑलरेडी जो सनरोंग के ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक पूरा फ्लोर ले रखा है चीजें जमा करने के लिए। यहाँ टोटल 49 फ्लोर है। सनरोंग जब पूछते हैं कि सबसे ज्यादा अच्छा फ्लोर कौन सा है, मतलब ज्यादा सिक्योरिटी वाला, तो वो उससे पता चलता है कि 49 फ्लोर ही सबसे ज्यादा अच्छा है। वैसे हमें जानने को मिलता है कि कस्टमर के हिसाब से यहाँ पर फ्लोर को बढ़ाया भी जा सकता है। अभी वो मैनेजर सनरोंग को उसी फ्लोर के ऊपर ले जाता है जहाँ पर सनरोंग के ग्रैंडफादर अपनी सारी चीजों को सेव करवाते हैं। वो मैनेजर सनरोंग को बता रहा था कि पिछली बार उसके ग्रैंडफादर ने यहाँ पर कौन सी चीज स्टोर करवाई थी। वैसे ये बात कुछ देर तक चलती रहती है। लास्ट में वो पूछते हैं कि आखिर आपको यहाँ पर क्या जमा करवाना है। उसे उम्मीद थी कि शायद सनरोंग कोई बहुत ही ज्यादा रेयर चीज जमा करवाने के लिए आई होगी, लेकिन अब सनरोंग अपने बॉडीगार्ड को बुलाकर एक बॉक्स मंगवाती है जिस बॉक्स के अंदर से बहुत ही तेज लाइट निकल रही थी। वो मैनेजर समझ गया था कि सच में कोई बहुत ही ज्यादा रेयर चीज है, मगर जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसके अंदर बस एक क्रिस्पी नूडल्स का पैकेट था। वो मैनेजर भी ये चीज देखकर शॉक था। वैसे इतने में ही वहाँ पर सनरोंग के ग्रैंडफादर आ जाते हैं। वो अभी बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में लग रहे थे। पहले तो वो सनरोंग को यहाँ पर देखकर खुश थे और इसके बाद मैनेजर से कहने लगते हैं कि मुझे सबसे सेफ फर्नेस के अंदर एक चीज रखवानी है। मैनेजर पूछने लगते हैं कि वैसे असल में यहाँ फर्नेस टाइप की चीजें रखी हुई है जिसके अंदर वो सेफ रखने वाली चीज रखी जाती है। अब जब मैनेजर पूछता है तो सनरोंग के ग्रैंडफादर बताते हैं कि उन्होंने सनरोंग को एक फर्नेस में रखवाना है। ये सुनकर सनरोंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। उसके ग्रैंडफादर कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए 3 दिन से पहले उस फर्नेस को नहीं खोला जाएगा। जितनी भी फैसिलिटी चाहिए सारी फैसिलिटी उस बंकर मतलब की फर्नेस के अंदर सेव करवा दो। अब यहाँ से सीन चेंज होता है। जब ये बात मीडिया को पता चलती है तो उनके क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं और इस क्वेश्चंस पर सनरोंग के ग्रैंडफादर जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि किन्हीं 4 एम्बलम ग्रुप से एक लेटर मिला है। इस लेटर में लिखा है कि 3 दिन बाद वो लोग हमला करेंगे और सनरोंग को मार देंगे। उनकी दुश्मनी सिर्फ सनरोंग से है क्योंकि ये सब शुरुआत सनरोंग के साथ हुई थी। अब ये चीज न्यूज में हर जगह फैल चुकी थी। साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया था कि उन्होंने सनरोंग को एक बंकर के अंदर रखा है और वो बंकर वहाँ पूरी सिटी का सबसे सेफ बंकर था। दूसरी तरफ जब ये बात वैंग लिंग को पता चलती है तो पहली बार उसे गुस्सा आता है। उसके साथ में चॉपस्टिक थी, वो उसे तोड़ दी थी। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ एक न्यूज चैनल को देखते हैं जो कि अभी इस चीज को डिस्कशन कर रहा था कि आखिर ये 5वां मेंबर्स है कौन। अब उनकी जितनी भी बातचीत होती है उससे हमें तो जानने को मिलता है कि 5वां मेंबर्स का नाम वोंग लोंग। वैसे ये नाम थोड़ा सा वैंग लिंग की तरह है पर फिर भी थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे थे कि आखिर इतने टाइम से वोंग लोंग छुपा कहाँ था और आखिर वो अब सामने क्यों आया। तो इस पर वो बाजू में जो आदमी बैठे हुए थे उनमें से एक कहता है कि वोंग लोंग इतने टाइम से उस फैक्शन के अंडरग्राउंड बने हुए स्पिरिचुअल वेंस के थ्रू कल्टीवेशन कर रहा था और अपनी पावर को बढ़ा रहा था। अब उसकी पावर बढ़ चुकी है तो वो अपने दोस्त को और अपनी साथियों का बदला लेने के लिए आया है। अब ये बात बहुत ही बड़ी थी क्योंकि वोंग लोंग सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका है और अभी तक इन्हें उसकी ताकत का अच्छी तरह से पता भी नहीं है कि वो कितना ताकतवर है। वैसे अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें जानने को मिलता है कि आज वही दिन था जिस दिन की तारीख वोंग लोंग ने दी थी। उसने पूरा टाइम तक बता रखा था कि वो कितने बजे आकर सनरोंग को लेके जाएगा और ये टाइम था 12 बजे। अभी 9 बजे हुए थे। यहाँ सनरोंग के घर पर देखते हैं कि जहाँ उसके ग्रैंडफादर बैठे हुए थे वहाँ पर वैंग लिंग, गो हाओ,
लिन चैन उनसे मिलने के लिए आते हैं। वो यहाँ पर सनरॉन्ग से मिलने के लिए आए थे क्योंकि वो तो अभी बंकर के अंदर है। वो यहाँ पर उसके ग्रैंडफादर से मिलने आए थे। यहाँ पर सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर सच में खुश थे कि सनरॉन्ग को इतने अच्छे दोस्त मिले हैं कि इस तरह की सिचुएशन में भी वो उसके साथ देने के लिए यहाँ पर आए हैं, जबकि उनके ऊपर हमला भी हो सकता है। यहाँ पर अभी चेन बात कर रहा था कि हमें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बंकर के अंदर है, और वैसे भी अगर हम चाहे तो घर के आसपास सिक्योरिटी लगवाकर उसे बचा सकते थे। पर इस चीज पर गोहाव कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम वांगलोंग को कम नहीं समझ सकते क्योंकि वो वांगलोंग को मूनलाइट थीव कहा जाता है। उसकी एक बहुत ही पुरानी कहानी मशहूर है कि जब वो स्पिरिचुअल वेंस में नहीं गया था अपनी कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए, तो उसके पहले चोरी किया करता था, और उसकी चोरी करने का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग था क्योंकि वो एक पेपर पर टाइम और जगह लिख कर देता था जो कि बिल्कुल सही रहती थी, पर फिर भी आज तक उसे कोई भी नहीं पकड़ पाया। इस वजह से सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर को अभी थोड़ा ज्यादा चिंता हो रही थी। वैसे गोहाव तो हर बात जानता था, तो इस पर शौक होने की बात नहीं थी। अभी हम देखते हैं कि वहाँ सामने लगी हुई वो सीसीटीवी स्टार्ट हो जाती है और वहाँ हमें सनरॉन्ग दिखाई देती है। असल में उसके बंकर के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है। अभी सनरॉन्ग इन्हें हेलो कह रही थी। हमें जानने को मिलता है कि सनरॉन्ग का जो रूम है, यानी कि वो फर्नेस का रूम, वो पूरी तरह से इस तरह से डिजाइन किया गया है जैसे कि सनरॉन्ग का असली रूम था। ये देखकर तो ये सभी लोग शॉक थे, पर सनरॉन्ग बताती है कि उसके ग्रैंडफादर ने ऑलरेडी ये सब तैयार कर लिया था। अब वो इसी तरह से कुछ देर बात करते रहते हैं और 1 घंटा बीत जाता है। इसका मतलब अब मूनलाइट थीफ यानी कि वांगलोंग को आने से सिर्फ 2 घंटे बचे हुए हैं। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम वहाँ उस बैंक के सामने आ जाते हैं। हमें जानने को मिलता है कि यहाँ पर सनरॉन्ग की जो फैमिली है, उनके जो स्पॉटर्स हैं, मतलब कि बाकी लोग, जहाँ पर सनरॉन्ग बहुत फेमस है, वो लोग वहाँ बाहर खड़े हुए थे। साथ ही बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स थे जो कि अभी हर 1 मिनट पर सभी को बता रहे थे कि 1 मिनट बीत चुके हैं। उनको एक अच्छा कंटेंट मिल गया था। अब टोटल 18 मिनट बचे हुए थे। सभी लोग और ज्यादा सतर्क हो जाते हैं। हमें जानने को मिलता है कि बैंक के अंदर अभी जुओ को उसकी पूरी स्क्वाड तैयार, क्योंकि भले ही यहाँ पर आने की गलती वांगलोंग नहीं करेगा, लेकिन फिर भी उन्हें तैयार रहने की जरूरत है। यहाँ पर हमें जानने को मिलता है कि उन्होंने बहुत ही लंबी तैयारी करके रखी है। जैसा कि इस बंकर के गेट को खोलने के लिए ही 2 चाबियां चाहिए, जिसे यिंग और यांग कहा जाता है, और ये चाबियां ये सिर्फ सनरॉन्ग के ग्रैंडफादर और थंडर लॉर्ड के पास है। तो ये सवाल नहीं बचता कि कोई इसे बंकर को खोल पाएगा। दूसरी चीज, इस बैंक में जितने भी काम करते हैं उन्हें पहले से ही छुट्टी दे दी गई थी। इसका मतलब यहाँ पर बाहर का कोई भी आदमी नहीं है। तीसरी चीज, यहाँ पर वांगलोंग जमीन के थ्रू अभी आ सकता है। इस वजह से पहले ही एक मॉल स्क्वाड को जमीन में अंडरग्राउंड भेज दिया है, जिससे कि वो वहाँ नजर रख सके। अब थोड़ा और टाइम बीतता है। हम देखते हैं कि 18 मिनट से अब सीधा सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे। यहाँ पर वैंगलिंग, जो कि अभी सनरॉन्ग के घर पर है, वो उसके कमरे में बाहर आता है। फ्रॉगी भी उसके साथ था। वो कहता है कि क्या हम सनरॉन्ग के कमरे में जाना चाहिए? वैसे सनरॉन्ग तो वहाँ पर है नहीं, वैसे सनरॉन्ग तो वहाँ पर है नहीं, पर वैंगलिंग मना कर देता है कि हम वहाँ जाकर करेंगे भी तो क्या। तभी फ्रॉगी उसके गेट को तोड़ देता है और अंदर जाने लगता है। अब वैंगलिंग भी अंदर आ गया था और उसने उस गेट को वापस से रिपेयर कर दिया था। यहाँ पर वो एक फोटो देखता है जो कि सनरॉन्ग और वैंगलिंग की थी, और ये उनके बचपन की फोटो है। वैंगलिंग उसे देखकर खुश होता है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरे 12 बज चुके थे। अचानक से सनरॉन्ग के घर पर जो टीवी है उसमें सनरॉन्ग दिख रही थी। वो टीवी बंद हो जाती है। साथ ही वहाँ सनरॉन्ग भी गायब हो चुकी थी, और गायब होकर वो किसी दूसरे वर्ल्ड में आ चुकी थी जहाँ वांगलिंग उसके सामने था। वैसे अभी सनरॉन्ग तो सो रही थी, लेकिन अब वो अचानक से उठ जाती है क्योंकि वो बहुत ही ऊपर से नीचे गिर रही है। यहाँ वो वांगलिंग को अपने सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वांगलिंग हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोगों ने सच में, लोगों ने सोचा कि तुम मुझसे बच सकते हो, लेकिन मूनलाइट थीफ ने अभी तक जो भी कहा है वो कभी गलत नहीं हुआ। अभी सनरॉन्ग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो पूछती है कि आखिर मैं यहाँ पर कैसे आई? तो इस पर वांगलोंग बताता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता, वो भेस भी बदल सकता है, और साथ ही वो ट्रू इमोर्टल फेस का कल्टीवेटर है। वो कह रहा था कि अब तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं है। और साथ ही हमें यहाँ पर ये भी जानने को मिलता है कि असल में ये 4 एम्बलम ग्रुप में जितने भी साथी थे, मतलब इस वांगलोंग के जितने भी साथी थे, उन सभी की पावर एक अंगूठी में जमा है जो इसके पास है। मतलब ये उन चारों की पावर को भी ओन करता है। अब यहाँ से तो अब इस चीज से तो सनरॉन्ग बहुत ही ज्यादा डर गई थी, पर तभी अचानक से उसे आवाज सुनाई देती है। ये आवाज वैंगलिंग की थी। वैंगलिंग अभी उससे कह रहा था कि डरो मत, मैं यहीं पर हूँ। अब जैसे ही सनरॉन्ग आंख बंद करती है तो उसे वैंगलिंग दिखता है। वैंगलिंग बताता है कि वो इस वर्ल्ड में नहीं आ सकता क्योंकि ये वर्ल्ड इतना ज्यादा कमजोर है कि अगर वैंगलिंग वहाँ आया तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से ये वर्ल्ड अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वो सनरॉन्ग पूछती है कि तो मैं क्या करूँ? तो इस पर वैंगलिंग बताता है कि मेरे पास एक तरीका है। वैसे यहाँ पर सनरॉन्ग ये भी पूछ रही थी कि आखिर तुम्हारा लेवल क्या है, क्योंकि जो वांगलोंग था वो तो ट्रू इमोर्टल फेस पर है, क्या वैंगलिंग उससे भी ज्यादा ताकतवर है? तो इस पर वैंगलिंग कहता है कि तुम्हें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए। अब वो सनरॉन्ग को कोई
रास्ता बताता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सनरोंग यहाँ इस वर्ल्ड में अपने पास से उस क्रिस्पी नूडल के पैकेट को निकालता है जो कि उसे वैंगलिंग ने दिया था। उसे खाने लगती है। उसे वो जैसे ही बाइट करती है तो अचानक से एक स्पिरिचुअल एनर्जी फैलती है। वैसे यहाँ अभी वोंग लोंग उसे देखते हुए पहले हंस रहा था और कह रहा था कि क्या लगता है मरने से पहले तुम्हारी आखिरी विश है। लेकिन अब जैसे ही सनरोंग उस क्रिस्पी नूडल्स को बाइट करती है तो अचानक से स्पिरिचुअल एनर्जी फैलती है और वो स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ने लगती है। और साथ ही साथ यहाँ पर सनरोंग का रूप भी बदल चुका था। उसके बाल और कपड़े पूरी तरह से व्हाइट हो गए थे। ये देखकर ट्रू इमोर्टल फेस का कल्टीवेटर यानी कि वोंग लोंग भी डर जाता है और कहने लगता है ये तो बस वो इतना ही कहता है। और यहाँ से सीन चेंज होकर हमें वैंगलिंग को दिखाया जाता है। अब वैंगलिंग कह रहा था कि ये इमोर्टल किंग मोड है और इसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।